नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा से आचार्य इतिहास। पिछले कुछ वीडियोस से हम लोग मौर्य काल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन के दौरान हम लोगों ने मौर्य काल के विभिन्न पक्षों या आयामों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। इसमें हमने अभी तक मौर्यकालीन स्रोतों, अशोक के शिलालेखों के प्रमुख तथ्य, विभिन्न मौर्यकालीन शासक जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक के बारे में विस्तार से चर्चा की है। उसके बाद हम लोगों ने मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में अध्ययन किया है और आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था या मौर्यकाल की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पक्षों को देखने का प्रयास करेंगे। मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था का यदि उल्लेख किया जाए तो सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में मौर्य काल में किए गए महत्वपूर्ण कार्य हमारे सम्मुख स्पष्ट होते हैं। मौर्य काल पहला ऐसा काल था जिसमें कृषि के विकास के लिए राज्य के द्वारा सक्रिय प्रयास किए गए। जैसे राज्य की ओर से बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का प्रयास किया गया और सिंचाई के साधनों का विकास किया गया जिससे कृषि के उत्पादन में वृद्धि की जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्व के विभिन्न शासन के अपेक्षा मौर्य काल के शासन में कृषि के विकास के लिए संगठित एवं गंभीर प्रयास किए जा रहे थे। कृषि के क्षेत्र का भी विस्तार हो और कृषि के उत्पादन में भी वृद्धि हो, इस तरह के दोनों ही प्रयत्न राज्य के द्वारा किए जा रहे थे। इसी दृष्टि से जो भूमि कृषि योग्य नहीं है, यदि कोई व्यक्ति उसे कृषि योग्य बना लेता था तो वह भूमि उससे वापस नहीं ली जाती थी, जिससे जो भूमि कृषि योग्य नहीं है उसको कृषि के लिए, उत्पादन के लिए, प्रयोग में लाने के लिए सक्रिय प्रयास व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे थे। सिद्धांत संपूर्ण भूमि राजा की मानी जाती थी कि राज्य की जो भी भूमि है वो सिद्धांत रूप में राजा की है। कृषि की दृष्टि से जो अविकसित क्षेत्र हैं उसमें युद्ध बंदियों और राजकीय दासों को बसाया जाता था जिससे वो क्षेत्र को कृषि योग्य बना सकें। इसके अतिरिक्त चाणक्य ने तो शूद्रों को भी अधिक जनसंख्या वाले भाग से हटाकर कम जनसंख्या वाले अविकसित क्षेत्रों में बसाने की सलाह दी थी। राज्य की अर्थव्यवस्था वस्तुतः 3 आयामों पर निर्भर थी। पहला कृषि, दूसरा पशुपालन और तीसरा व्यापार एवं वाणिज्य। तो कृषि, पशुपालन और व्यापार और वाणिज्य अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार थे और इन्हें सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। देखिए, ये विशिष्ट नाम इस काल में कृषि, पशुपालन तथा व्यापार वाणिज्य के लिए सम्मिलित रूप से प्रयोग में लाया जा रहा है। इस पर सामान्यतः वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि कृषि, पशुपालन तथा व्यापार और वाणिज्य को सम्मिलित रूप में मौर्य काल में वार्ता कहा जाता था। राज्य की ओर से नहर, कूप, तालाब, नदियों पर बांध बनाकर सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जाती थी और ये जो बांध बनाया जाता था, ये जो सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी, उसे
सेतुबंध कहा जाता था। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है सेतुबंध किसे कहा जाता था, तो राज्य की ओर से नहर, कूप, तालाब तथा नदियों पर जो बांध बनाकर सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है मौर्य काल में, उसे सेतुबंध कहा जा रहा है। इस तरह का एक उदाहरण भी हमें स्पष्ट रूप से मिलता है चंद्रगुप्त के शासनकाल में सुदर्शन झील, जो कि सौराष्ट्र में स्थित है, उसका निर्माण किया गया था। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, सुदर्शन झील का निर्माण जो कि सौराष्ट्र क्षेत्र में किया गया, और किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त के शासनकाल में किया गया। सिंचाई के लिए कृषकों को कर भी देना पड़ता था। ये जो सिंचाई की व्यवस्था राज्य के द्वारा की जाती थी, उसके बदले में राज्य के द्वारा किसानों से कर वसूला जाता था, जो कि उपज का 1/5 से 1/3 होता था। भूमि एवं कर, यानी मौर्य काल में भूमि किस प्रकार की थी और कर किस प्रकार से लगाया जाता था। तो स्वतंत्र जो किसान थे, उन पर 2 प्रकार के भूमि कर लगाए जाते थे। पहला भूमि के उपयोग के लिए, और दूसरा उत्पादन के एक भाग के रूप में। भूमि के उपयोग के लिए इसलिए क्योंकि अभी हमने कुछ समय पहले ही चर्चा की है कि सिद्धांततः समस्त राज्य की जितनी भी भूमि है वो राजा की मानी जाती थी, चाहे कब्जा किसी का भी हो। तो भूमि का उपयोग यदि किया जा रहा है तो उसके बदले में कर देना पड़ता था, और उत्पादन के एक भाग के रूप में भी कर देना पड़ता था। जो एग्रीकल्चर या कृषि उत्पादन किया जाता था, उसका एक भाग कर के रूप में देना पड़ता था। किसानों से उनकी उपज का 1/6 से 1/4 भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। 1/6 से 1/4 भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। व्यक्तिगत स्वामित्व के अतिरिक्त कुछ भूमि होती थी जो कि राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती थी, यानी राज्य के नियंत्रण में होती थी, और इस प्रकार की भूमि की व्यवस्था करने वाला जो अधिकारी था उसे सीताध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। यानी जिस पे व्यक्तिगत स्वामित्व है, उसके अतिरिक्त जो भूमि है जो राज्य की है, उसको संभालने वाला जो अधिकारी है उसे सीताध्यक्ष कहा जाता था, और इस प्रकार की भूमि से जो आय होती थी उसे सीता कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, सीताध्यक्ष और सीता दोनों विशिष्ट नाम हैं जो कि मौर्य काल में प्रमुख रूप से सामने आ रहे हैं। सहगोरा तथा महास्थान अभिलेख से दुर्भिक्ष के अवसर पर राज्य द्वारा कोष्ठागार से अनाज के वितरण का भी विवरण मिलता है। यानी सहगोरा और महास्थान जो अभिलेख है वो बताते हैं कि जब राज्य में दुर्भिक्ष या अकाल की स्थिति होती थी तो राज्य के द्वारा जो राज्य का कोष्ठागार होता था उसमें से अनाज वितरण किया जाता था। हालांकि सिद्धांत भूमि राजा की है, लेकिन फिर भी स्वामित्व के आधार पर व्यक्ति को भूमि के क्रय विक्रय का अधिकार प्राप्त था। यानी भूमि का क्रय विक्रय हो सकता था, इस प्रकार का अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त था। कुछ व्यवसाय ऐसे थे जिन पर राज्य का एक अधिकार था, यानी उन पर किसी व्यक्ति का या व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं हो सकता था, वे राज्य के एकाधिकार क्षेत्र में थे। इस प्रकार के व्यवसाय कौन से थे? खान का व्यवसाय, नमक का व्यवसाय एवं अस्त्र शस्त्र का व्यवसाय। उपरोक्त 3 जो व्यवसाय थे, खान, नमक और अस्त्र शस्त्र के, ये सभी राज्य के प्रत्यक्ष एकाधिकार में थे। कौटिल्य ने 2 प्रकार के खानों का उल्लेख किया है कि खान भी थी, 2 प्रकार की होती थी। एक कहलाती थी स्थल खान और दूसरी कहलाती थी जल खान। स्थल खान से हमें क्या प्राप्त होता था? स्थल खान से लोहा, चांदी, सोना, तांबा आदि धातु प्राप्त होते थे। और जल खान जो कि राज्य के नियंत्रण में है, उससे हमें जो भी जलीय जीव हैं या समुद्र से प्राप्त होने वाली जो अन्य वस्तुएं हैं, उनको सीपी, शंख, मूंगा, मोती आदि को हम जलीय खान में मान सकते हैं।
एक अन्य प्रमुख व्यक्ति का नाम मिलता है या अधिकारी का नाम मिलता है जिसे लक्षणाध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। लक्षणाध्यक्ष का क्या कार्य होता था? वो सिक्के जारी करता था और लोग जब सिक्के बनवाते थे तो उन्हें राज्य को 13.5% ब्याज रूपी का अपरीक्षण के रूप में देना पड़ता था। यानी यदि किसी को सिक्के बनवाने होते थे तो वह राज्य को 13.5% ब्याज रूपी का अपरीक्षण के रूप में प्रदान करेगा और लक्षणाध्यक्ष जो है वो सिक्के जारी करेगा। वनों पर सरकार का आधिपत्य था। जितने भी वन थे वो सरकार के आधिपत्य में थे। हमने शुरू में देखा ही है, एक अधिकार था। वन दो प्रकार के थे, एक हस्ती वन और दूसरा द्रव्य वन। हस्ती वन वे वन थे जहाँ से हाथी प्राप्त होते थे और द्रव्य वन जहाँ से अन्य प्रकार की लकड़ी, औषधि तथा खनिज पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं, वे सब द्रव्य वन के अंतर्गत आते थे। इसके बाद अब इसमें अर्थव्यवस्था में प्रमुख रूप से आता है बाजार एवं वस्त्र व्यवसाय, कि बाजार व्यवस्था कैसी थी और वस्त्रों का व्यवसाय किस प्रकार का था। जैसे नियार्कस ने लिखा है कि भारतीय जो है श्वेत रंग के जूते पहनते थे और राजकीय कारखाने से जो वस्तुएं बनती थी उन सभी पर पंड्याध्यक्ष नामक अधिकारी का नियंत्रण होता था। अर्थशास्त्र के अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि काशी, कलिंग, पाटलिपुत्र और मालवा ये कुछ प्रमुख स्थान थे जो कि सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ सूती वस्त्रों का उत्पादन बहुतायत में हुआ करता था और बंगाल का जो क्षेत्र था वो हमेशा की तरह ही अपने बारीक मलमल के लिए विख्यात था। शिल्प व्यवसाय, शिल्प कला का जो इस समय, शिल्प व्यवसाय का जो इस समय विकास हुआ, इस तरह का पहले के किसी भी काल में देखने को नहीं मिला था। तो मौर्य काल शिल्प एवं कला व्यवसाय की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस काल में विभिन्न शिल्प कलाओं का तेजी से विकास हुआ। इतना ज़्यादा शिल्प कलाओं का विकास था कि मेगस्थनी जो कि विदेशी यात्री था, उसने तो शिल्पियों को एक चौथी जाति के रूप में ही संबोधित कर दिया था। उसके अनुसार शिल्पी तो एक चौथी जाति के रूप में यहाँ पर हैं। राज्यों ने कुछ शिल्पियों जैसे कवच निर्माताओं, जलपोत निर्माताओं, रथ निर्माताओं आदि को सीधे अपनी सेवा में ले रखा था। यानी इस प्रकार के जो तकनीकी रूप से दक्ष शिल्पी थे, जो कवच निर्माण का कार्य करते थे या जलपोत निर्माण का कार्य करते थे या रथ का निर्माण करते थे, इन सभी को राज्य ने अपने प्रत्यक्ष सेवा में ले रखा था। ये राजकीय कार्यशालाओं में काम करते थे और राजकीय कार्यशालाओं में काम करने वाले अन्य लोगों की आय पर कर भी लिया जाता था। कुछ शिल्पी जो हैं कर के बदले में एक दिन का बिगाड़ कर देते थे। यानी राजकीय कारखानों में या अन्य सार्वजनिक संस्थानों में बिगाड़ का कार्य या विष्टि का रूप में कार्य करते थे तो उन्हें कर नहीं प्रदान करना पड़ता था। तो कर के बदले में महीने में एक दिन राजकीय कारखानों में या अन्य सार्वजनिक स्थानों में अपना कार्य करते थे। समस्त उत्पादित वस्तुओं पर उत्पादन की तिथि अंकित की जाती थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस तत्कालीन समय में भी देखिए उस समय में भी समझदारी है कि जिन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है उनके उत्पादन की तिथि निर्धारित की जा रही है। काष्ठ कला के यानी लकड़ी की कला के साक्ष्य पाटलिपुत्र के राज्य भवन से प्रमुख रूप से मिलते हैं, क्योंकि ये संपूर्ण राजभवन जो है वो लकड़ी का ही बना हुआ मिलता है। कला में पत्थर का प्रयोग, यह प्रथम इस प्रकार का काल था मौर्य काल, जिसमें भारतीय कला में पत्थर का प्रयोग किया गया है। जैसा कि हम देखते हैं अशोक का स्तंभ शीर्ष और शिलालेख इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ये किसी आधुनिक अभियांत्रिकी या इंजीनियरिंग के समान ही प्रतीत होता है कि पत्थर को काटकर स्तंभ का आकार देना और शिलाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना तथा शीर्ष को स्तंभों पर स्थापित करना,
ये सब कुछ बहुत ही कलात्मक था और बड़ी बड़ी शिलाओं और स्तंभों का इस समय में निर्माण किया गया। उत्तरी चमकदार पॉलिश वाले काले मृदभांड अनेक प्रकार की मूर्तियाँ या मृण मूर्तियाँ जिनको कहें, मिट्टी पर आधारित शिल्पकला के उदाहरण हैं। यानी इस काल में विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाए गए जो कि मौर्य काल की विशेषता लिए हुए थे। उत्तरी चमकदार पॉलिश वाले काले मृदभांड जिनको हमने पहले भी देखा था, NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के नाम से जिनको अंग्रेजी में जाना जाता था। और अनेक प्रकार की मिट्टी की बनी मृण मूर्तियाँ मिली हैं जो कि मिट्टी की बनी हुई हैं। ये सभी इस काल की कला के प्रमुख उदाहरण हमें प्रतीत होते हैं। धन्यवाद।